Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-powered by Mongia Steel, स्टील का बादशाह. पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ. सूर्या है तो भरोसा है. प्रकाश सूर्या स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में आज की सबसे बड़ी खबर आपके लिए यह है कि सिया गोयल और चेतन बाबूलाल चौधरी इस हत्या को एक परफेक्ट मर्डर की तरह अंजाम देना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने पहले रेकी की, फिर इस मर्डर का पूरा रिहर्सल किया और उसके बाद केतन का मर्डर किया। लेकिन 20 साल की सिया और 22 साल के चेतन लगातार ऐसे कई डिजिटल सबूत छोड़ते गए जिनकी वजह से ये दोनों पकड़े गए। आज हम ये डिकोड करेंगे कि क्या आज के इस डिजिटल युग में परफेक्ट मर्डर जैसा कोई अपराध अब नामुमकिन हो चुका है। अयोध्या के वकीलों ने फैसला किया है कि वो राम मंदिर में चोरी के किसी भी आरोपी का केस नहीं लड़ेंगे और साथ ही इन वकीलों ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। आज यूपी पुलिस ने ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का बयान दर्ज किया और उनसे ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर ये चोरी कैसे हुई। आज आपको दिखाएंगे कि इस पूरे मामले में चंपत राय का बयान कैसे एक अहम कड़ी साबित हो सकता है। और आखिर में हम प्रधानमंत्री मोदी की सेशल्स यात्रा को आपके लिए डिकोड करेंगे। सेशल्स की आबादी सिर्फ 1.25 लाख है और कई विपक्षी नेता ये पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी इतने छोटे से देश आखिर गए ही क्यों। आज हम आपको दिखाएंगे कि सेशल्स कैसे हिंद महासागर में भारत का सबसे भरोसेमंद पार्टनर बन सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस की सबसे बड़ी खबर बताते हैं और वो ये है कि सिया गोयल और चेतन बाबूलाल चौधरी मिलकर इस हत्या को एक परफेक्ट मर्डर बनाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने हर संभव कोशिश की, हर तरह की तैयारी की और जैसा कि हर अपराधी को लगता है अपराध से पहले कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, इन दोनों को भी ये लगता था कि ये कभी पकड़े नहीं जाएंगे और इसके लिए उन्होंने हर प्रकार की तैयारी करके रखी थी। लेकिन ये तैयारी पूरी नहीं थी। इन दोनों ने पहले इस मर्डर के लिए रेकी की, फिर इस मर्डर की पूरी रिहर्सल की और बाकायदा इसके लिए एक सीक्रेट कोड बनाया और फिर आखिर में केतन अग्रवाल की हत्या कर दी। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सिया और चेतन एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे थे कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि केतन के साथ क्या हुआ। इन्हें यह लग रहा था कि दोनों ने मिलकर मर्डर की शानदार प्लानिंग कर ली है और ये एक्टिंग करके बच जाएंगे। ये अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझ रहे थे, लेकिन ये बुद्धिमान थे नहीं। इन्होंने कई प्रकार की मूर्खताएं की, लेकिन ना तो ये एक्टिंग अच्छे से कर पाए और इनकी बुद्धिमानी में भी बहुत कमी रह गई। इसलिए ये दोनों एक के बाद एक ऐसी गलतियां करते चले गए जिसकी वजह से ये दोनों पकड़े गए और यही इनके खिलाफ सबसे बड़े सबूत हैं जिन्हें आप डिजिटल सबूत कह सकते हैं। एक के बाद एक ये डिजिटल सबूत छोड़ते चले गए। अब आपको बताते हैं कि इन दोनों ने मिलकर मर्डर की प्लानिंग कैसे की। सिया और चेतन हत्या से पहले लोहगढ़ किला गए। यहाँ उन्होंने एक ऐसी जगह की तलाश की जहां से केतन को आसानी से एक गहरी खाई में गिराया जा सके। इसके लिए सिया और चेतन ने किले में जाकर इस मर्डर की रिहर्सल भी की। इस दौरान उन्होंने एक सीक्रेट कोड तय किया था। दोनों ने मिलकर यह तय किया कि जब 18 जून को इस किले में सिया केतन के साथ रहेगी, सिया और केतन एक साथ जब किले में घूम रहे होंगे, उसी दौरान जब वो उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां से केतन को धक्का देना है,
तो सिया किसी बहाने से जमीन पर बैठ जाएगी और जब सिया जमीन पर बैठेगी तो चेतन के लिए ये केतन को किले से धक्का देने का एक सीक्रेट कोड होगा, यानी एक प्रकार का इशारा होगा। जैसे ही सिया नीचे बैठेगी ये इशारा है चेतन के लिए कि अब उसे आना है और केतन को पीछे से धक्का दे देना है। पुलिस के मुताबिक सिया इस दौरान इसलिए बैठ जाना चाहती थी ताकि वो गलती से भी केतन के साथ खाई में ना गिर जाए। दोनों को डर था कि गिरते समय अगर केतन ने सिया का हाथ पकड़ लिया, सिया को पकड़ने की कोशिश की, तो हो सकता है कि केतन के साथ सिया भी खाई में गिर जाए। यानी 18 जून को चेतन ने ही केतन को धक्का दिया जिससे उसका संतुलन बिगड़ा और फिर वो गहरी खाई में गिर गया। एक दिन पहले ही पुणे पुलिस सिया को लेकर इस किले में पहुंची और वहां उन्होंने पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पुलिस को यह पता चले कि आरोपी और गवाह जो कहानी बता रहे हैं वो घटनास्थल और सबूतों से मेल खाती है या नहीं। तब सिया से बार बार ये सवाल पूछा गया कि उसने केतन की हत्या क्यों की, लेकिन उसने इसका कोई जवाब नहीं दिया। मौजूद है और चेतन और सिया दोनों को लेके पहुंची थी। सामने देखिए सिया है, सिया आपने क्यों मारा? सिया आपने क्यों मारा? सिया आपने चेतन को क्यों मारा? एक और मारा, चेतन मारा या सिया मारा? अब पुलिस सिया के बाद चेतन को भी अपने साथ ले जाएगी और फिर इस क्राइम सीन को दोबारा रिक्रिएट करेगी। हत्या के दिन चेतन पुणे से लगभग 90 किलोमीटर दूर इस लोहगढ़ किले तक अपनी कार लेकर नहीं गया, बल्कि अपने स्कूटर से वहां पर पहुंचा। देखिए, ये लगातार अपने आप को बड़ा चालाक समझ रहे थे। इनको लगता था कि इनकी जो चालाकियां हैं ये पुलिस को पता नहीं चलेंगी। तो पहली चालाकी तो चेतन ने ये की कि वो अपना फ़ोन साथ में नहीं लेकर गया। उसने अपने फ़ोन को पुणे में ही छोड़ दिया और उसे लगा कि जब पुलिस तहकीकात करेगी तो वो ये बता सकता है कि आप मेरे मोबाइल फ़ोन की लोकेशन चेक कर लीजिए, मैं तो उस दिन पुणे में ही था, मैं तो इस किले पर था ही नहीं। दूसरी चीज़ जो उसने की वो ये कि वो अपनी कार से लोहगढ़ किले तक नहीं पहुंचा, बल्कि वो इस स्कूटर से गया जो अभी आप देख रहे हैं। और ये स्कूटर ले जाने के पीछे वजह ये थी कि चेतन टोल प्लाजा पर फास्ट टैग के से बचना चाहता था। आप जानते हैं कि कार में फास्ट टैग लगा होता है और जब टोल प्लाजा से गाड़ी गुजरती है तो वो फास्ट टैग पंच हो जाता है, उसकी एंट्री हो जाती है। अगर चेतन अपनी कार लेकर जाता तो फास्ट टैग की एंट्री का एक रिकॉर्ड बन जाता। उस रिकॉर्ड में आ जाता कि चेतन भी अपनी कार से उसी जगह पहुंचा था और उसकी जो टाइम है, बाकी सारी चीज़ें, सब डिटेल्स आ जाती। और हत्या के बाद चेतन इसी स्कूटर से वापस पुणे लौट आया और पुलिस ने इस स्कूटर को अब जब्त कर लिया है। उसी स्कूटर की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये वो स्कूटर था जिसे लेकर चेतन ये हत्या करने के लिए पुणे से 90 किलोमीटर दूर इस लोहगढ़ किले तक पहुंचा। आपको याद होगा हत्या के दिन चेतन ने इतनी गर्मी के बावजूद एक हुडी पहनकर रखी थी। ये देखिए, उसने एक हुडी पहनी हुई है और जब वो किले में आया तब उसने इस हुडी को पहनकर अपने चेहरे को छिपाने की कोशिश की ताकि किसी को उसका चेहरा दिखाई ना दे। फिर उसने हुडी उतारकर बाद में सिर्फ एक टी शर्ट पहन ली और हत्या करने के बाद दोबारा से उसने हुडी पहन ली। सिया और चेतन ने हत्या के सारे डिजिटल सबूत मिटाने के लिए हत्या के पहले और हत्या के बाद अपने मोबाइल फोन्स के कॉल रिकॉर्ड्स और सारी चैट्स डिलीट कर दी। अब पुलिस ने दोनों के मोबाइल फोन्स फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं ताकि डिलीट की गई चैट्स को रिकवर किया जा सके। 20 साल की सिया और 22 साल के चेतन ने इस हत्या में अपना पूरा दिमाग लगा दिया। जितनी बुद्धि उनके पास थी वो पूरी की पूरी बुद्धि उन्होंने लगा दी। ये भी जेनजी के ही लोग हैं। एक की उम्र है 20 साल, एक की उम्र है 22 साल, लेकिन इनके अंदर इतनी बुद्धि थी नहीं असल में जितना ये समझ रहे थे। और ये लगातार डिजिटल सबूत छोड़ते चले गए और उसके बाद ये दोनों ही पकड़े गए। इसी मर्डर केस में आज का एक और अपडेट ये है
कि सिया के वकील ने दावा किया है कि सिया पुलिस की जांच में पूरा सहयोग कर रही है और आज अदालत ने सिया और चेतन को 3 जुलाई तक यानी 5 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस के कहने के मुताबिक कुछ पॉइंट्स के ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, इसलिए उन्होंने 7 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की थी। कोर्ट ने दोनों तरफ की दलीलें सुनते हुए 5 दिन की पुलिस कस्टडी उनको ग्रांट की है। 3 जुलाई तक पुलिस कस्टडी एक्सटेंड की है। हमारी तरफ से कहना ऐसा था, आज तक सिया ने पूरी तरीके से पुलिस को कोऑपरेट किया है। आज तक उसका नॉन कोऑपरेशन का कोई एलिगेशन नहीं है पुलिस का, तो उसने आज तक पूरी तरीके से कोऑपरेट किया है, इसलिए फर्दर पुलिस कस्टडी रिमांड की जरूरत नहीं है। लेकिन कोर्ट ने दोनों तरफ की दलीलें सुन के वो पुलिस कस्टडी रिमांड एक्सटेंड की है 5 तारीख। फॉरेंसिक के एंगल से उनको कुछ जांच करनी बाकी है, ऐसा वो बोल रहे थे। कुछ मोबाइल का डेटा उनको रिकवर करना है, कैमरास रिकवर करने हैं, सीसीटीवी फुटेजेस रिकवर करने हैं। इस तरीके से उन्होंने कुल मिला के 18 ग्राउंड्स दिए थे। वो सारे ग्राउंड्स कंसिडर करते हुए कोर्ट ने उनको 3 तारीख तक 3 जुलाई तक पुलिस कस्टडी हिरासत में रखने के ऑर्डर किया। जैसा कि अब तक आपको पता चल ही गया है कि केतन और सिया की सगाई एंगेजमेंट इसी साल फरवरी में हुई थी। सगाई के बाद इन दोनों ने एक प्री वेडिंग शूट भी करवाया था, जिसमें सिया बहुत खुश दिखाई दे रही थी। वो प्री वेडिंग शूट जो हुआ उसकी तस्वीरें, उसका वीडियो हमें मिला है, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम अभी। ये देखिए, ये है प्री वेडिंग शूट दोनों का। ये वीडियो देखकर आपको क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि आजकल सोशल मीडिया पर आप जो भी देखते हैं, जो रील्स देखते हैं, इंस्टाग्राम पर जो तस्वीरें देखते हैं, जो वीडियोस देखते हैं, ये सब एक छलावा है। जो आपको दिखता है असल में वो होता नहीं है। जो खुशी, जो मुस्कुराहट आपको इन वीडियोस में दिखाई दे रही है, वो सब नकली थी, वो सब एक धोखा था, वो सब एक छलावा था। और आजकल की चाहे शादियां हों, रिश्ते हों, उससे पहले ही हर चीज़ सोशल मीडिया के लिए की जाती है। ये सारे शूट क्यों किए जाते हैं? ये सब सोशल मीडिया के लिए किए जाते हैं ताकि दुनिया भर को ये बताया जा सके कि हम कितने सफल हैं, हम कितने खुश हैं, हमारा रिश्ता कितना पक्का है, हमारा प्यार कितना पक्का है, कितना सच्चा है, ये सब दिखाने के लिए। और इसीलिए कहते हैं कि सोशल मीडिया की ये जो ज़िंदगी है आजकल की, ये एक दिखावा बन गई है, ये एक धोखा बन गई है। और जब आप लोगों को इस प्रकार से देखते हैं तो समझ लीजिए कि असल में स्थिति इसके उल्टी होगी, इसके उलट होगी। सिया यहाँ कितनी खुश दिख रही है, ऐसा लगता है कि केतन को कितना प्यार करती है, ऐसा लगता है इस शादी के लिए कितना बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, लेकिन था इसका उल्टा। आज आप सोचिए आप कि जब ये प्री वेडिंग शूट हो रहा होगा और उसके लिए सिया मुस्कुरा रही है, खुश दिखाई दे रही है, बहुत बन संवर कर आई है, लेकिन उसके दिमाग में उस समय क्या चल रहा होगा? उसके दिमाग में तब भी ये चल रहा होगा कि वो केतन से अपना पीछा कैसे छुड़ाए। और उस समय भी शायद वो यही सोच रही होगी कि अगर और कोई रास्ता नहीं निकला तो वो केतन की हत्या तक कर सकती है। सिया के पिता की दुकान पिछले 4-5 दिनों से बंद पड़ी है। सिया का परिवार पुणे में ड्राई फ्रूट्स और मसालों का होलसेल बिजनेस करता है और वो पूरे महाराष्ट्र में ड्राई फ्रूट्स की सप्लाई करते हैं। तो उनका ये जो ऑफिस है बीजी गोयल एंड कंपनी, ये कई दिनों से अब बंद पड़ा है। हमने आपको पहले दिखाया था पिछले हफ्ते कि सिया के जो पिता हैं उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, अस्पताल में वो भर्ती हो गए थे और अस्पताल से ही फिर वो मीडिया से बात कर रहे थे। एक ज़माना था जब अपराधी सोचता था कि अगर उसने हत्या के हथियार को छिपा दिया, सारे सबूतों को मिटा दिया और गवाह को ख़त्म कर दिया, अगर कोई गवाही देने वाला भी नहीं है, और पुलिस को गुमराह कर दिया, तो फिर वो बच जाएगा और एक परफेक्ट मर्डर कर पाएगा।
लेकिन ये 2026 है। अब सवाल ये नहीं है कि हत्या किसने की, किस हथियार से की। अब सवाल यह है कि हत्या करने के बाद आरोपी ने अपना मोबाइल फ़ोन कहाँ रखा था, क्योंकि आज अपराध का सबसे बड़ा गवाह कोई इंसान नहीं है, बल्कि हत्या करने वाले का अपना मोबाइल फ़ोन है। पहले क्या होता था, लाश को ठिकाने लगा दो, जिस हथियार से हत्या की है उसे ठिकाने लगा दो, और बहुत बार लोग इसे परफेक्ट मर्डर मानते थे और बच जाया करते थे। कितने सारे मर्डर ऐसे होते थे जिनके बारे में वर्षों तक पता ही नहीं चलता था कि ये किसने किया। लेकिन आज हम ये डिकोड करेंगे कि क्या इस आज के डिजिटल युग में परफेक्ट मर्डर जैसी कोई चीज़ अब बची है, क्योंकि आज हर इंसान अपनी जेब में एक ऐसा डिवाइस लेकर घूम रहा है जो उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी को रिकॉर्ड कर रहा है। आप कहाँ गए, किससे मिले, किससे फ़ोन पर बात की, किससे आपने चैट की, किसे मैसेज भेजा, किसने आपको मैसेज भेजा, किस रास्ते से आप गुजरे, कहाँ आपने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, कहाँ आपने यूपीआई से पेमेंट किया। हर जगह आपकी डिजिटल पहचान और आपके डिजिटल पद चिन्ह छूटते जा रहे हैं। पहले अपराधी पुलिस से भागता था, आज उसे सबसे पहले तो सीसीटीवी से भागना होता है, मोबाइल टावर से भागना है, जीपीएस से भागना है, फास्ट टैग जो लगा हुआ है टोल प्लाजा पर उससे भागना है, यूपीआई से जो पेमेंट की है उससे भागना है, सोशल मीडिया से भागना है, और सबसे मुश्किल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी अब उसे बचना है। आज हर शहर में, हर सड़क पर सैकड़ों हजारों सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। सिर्फ कैमरे नहीं, अब एआई चेहरों को पहचान रहा है, चलने का तरीका पहचान रहा है, कपड़ों को पहचान रहा है, गाड़ी को पहचान रहा है, नंबर प्लेट को पहचान रहा है। यानी अपराधी चाहे अपना कितना भी चेहरा ढक ले, उसकी चाल ही उसे पकड़वा सकती है। पहले पुलिस के पास सिर्फ बयान हुआ करते थे, आज पुलिस के पास लोकेशन हिस्ट्री होती है, गूगल की टाइमलाइन होती है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स होते हैं, सेल टावर डेटा होता है, डीएनए होता है, फिंगरप्रिंट होता है, डिजिटल पेमेंट्स का पूरा रिकॉर्ड होता है, क्लाउड बैकअप होता है, और कई मामलों में तो जो चैट्स डिलीट कर दिए जाते हैं वो भी रिकवर हो जाती हैं। चाहे केतन का मर्डर हो, इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या हो, या मेरठ का वो मशहूर नीले ड्रम वाला हत्याकांड हो जिसमें सौरभ राजपूत की हत्या उसकी अपनी ही पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर की थी। इन सब में अपराधी डिजिटल सबूतों की वजह से पकड़े गए, और यही वजह है कि आज कई बड़े बड़े मामलों में हत्या के कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस आरोपी तक पहुंच जाती है, क्योंकि अपराधी एक नहीं दर्जनों डिजिटल सबूत छोड़ता चलता है। तो आज अपराधी मोबाइल फोन के जो सिग्नल्स का टावर है वहां से ट्रैक हो रहा है, उसके मोबाइल फोन से ट्रैक हो रहा है, उसके क्रेडिट कार्ड की पेमेंट से ट्रैक हो रहा है, उसके स्मार्ट टीवी से ट्रैक हो रहा है, उसके लैपटॉप से ट्रैक हो रहा है। आसपास इतने सारे डिवाइसेस उसके हैं, और ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिससे उसके इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फुटप्रिंट्स लगातार छूटते चले जाते हैं। अब परफेक्ट मर्डर करना असंभव है, और इसीलिए ये सारे जो मर्डर हुए, मैंने 3 मर्डर्स आपको बताए, इन सब में तुरंत जो कातिल है वो पकड़े गए। लेकिन एक सवाल और भी है, क्या टेक्नोलॉजी सिर्फ अपराधियों को ही पकड़ रही है, या हम सब अब इसके जाल में आ चुके हैं और ये टेक्नोलॉजी हम सब की निगरानी भी कर रही है। आज सुविधा के नाम पर हमारी लोकेशन, हमारी खरीदारी, हमारी यात्राएं, हमारी बातचीत, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। यानी जिस टेक्नोलॉजी से अपराधियों को पकड़ा जा रहा है वही हमारी प्राइवेसी को भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज की दुनिया में शायद परफेक्ट मर्डर से भी बड़ी चुनौती है परफेक्ट प्राइवेसी, क्योंकि अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, टेक्नोलॉजी हमेशा उससे 2 कदम आगे चलती है। और याद रखिए, आज इंसान भूल सकता है लेकिन डिजिटल डेटा नहीं भूलता। डेटा बोलता नहीं है लेकिन एक दिन अदालत में सब कुछ बता देता है। और बड़े से बड़े परफेक्ट मर्डर का अपराधी भी अब आज के इस डिजिटल युग में पकड़ा जाता है, और यही सिया गोयल के साथ हुआ और यही चेतन के साथ भी हुआ। अब आते हैं आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर पर, और वो है राम मंदिर के बारे में। पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में 2 ही खबरों की चर्चा हो रही है। पहली खबर हमने आपको बता दी, पुणे में केतन का मर्डर, जिसके बारे में अभी आपको बताया, और दूसरी खबर है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी।
अयोध्या के राम मंदिर में इस चोरी के मामले में आज आपके लिए 4 बड़ी खबरें हैं। पहला, यूपी पुलिस ने आज चंपत राय से पूछताछ की है और उनका बयान दर्ज कर लिया है। उनसे यह जानने की कोशिश हुई कि आखिर चढ़ावे की चोरी कैसे हुई। चंपत राय ने 26 जून को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। दूसरी खबर यह है कि अयोध्या के बार एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है कि चढ़ावा चोरी के आरोपियों का, किसी भी आरोपी का केस कोई भी वकील नहीं लड़ेगा। अगर किसी वकील ने किसी भी आरोपी का केस लड़ा, उसकी पैरवी की, तो उस वकील पर हर आरोपी के लिए, प्रत्येक आरोपी के लिए 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब उस क्षेत्र के, उस अदालत के, उस बार एसोसिएशन के सारे जो वकील हैं वो एक साथ ये फैसला कर लें कि हम आरोपी की पैरवी नहीं करेंगे। तीसरी बात यह कि अदालत ने आज चढ़ावे की चोरी के मामले के सभी 8 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब इन आरोपियों को 13 जुलाई को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। और चौथी बात, आज सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर में हुई इस चोरी पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि आसमान नहीं टूट पड़ेगा, इतनी क्या जल्दी है इस सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अब गर्मी की छुट्टियों के बाद होगी। आज अयोध्या बार एसोसिएशन ने इस मामले की सीबीआई से भी जांच कराने की मांग की है। हमारे अधिवक्ता संघ अयोध्या का कोई भी अधिवक्ता ये राम जन्मभूमि चोरी के अभियुक्तों की डिफेंस की ओर से वकालत नहीं करेगा। वकालतनामा दाखिल करने पर प्रत्येक नाम पर प्रमोशन स्वरूप अधिवक्ता संघ को वो 5 लाख रुपए प्रत्येक नाम से वो जमा करेगा। आगे चल के ये है कि एसआईटी जांच से लोग संतुष्ट नहीं हैं, सेंट्रल को पत्र लिखा जाएगा कि सीबीआई जांच कराएं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 27 जून को एक बयान जारी करके कहा था कि उन्हें चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे मिल चुके हैं और इन इस्तीफों पर ट्रस्ट की अगली बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस विवाद पर पहली बार चंपत राय की तरफ से उनके भाई ने पक्ष रखा है। उनके भाई का कहना है कि चंपत राय की ईमानदारी का फायदा जूनियर लेवल के कुछ कर्मचारियों ने उठाया है। चंपत राय जी के बारे में, राम मंदिर के बारे में पूछने का प्रश्न है। ये जितनी भी बातें हो रही हैं सब निराधार, झूठी और विपक्षी पार्टियों का एक षड्यंत्र है। उनका जीवन 50 साल का पारदर्शी रहा है, ईमानदारी का, निष्ठा का रहा है। और ये जो वारदात हुई है, ये जो कांड किया है इन लोगों ने, ये चंपत राय जी को विश्वास में लेकर उनकी ईमानदारी का फ़ायदा उठा के निचले स्तर के लोगों ने उनके साथ ये विश्वासघात किया है, जिसका उनको एसआईटी द्वारा जांच होने पर सज़ा मिल गई है। और आगे जो है इस प्रकरण में जो जांच चल रही है वो सरकार जाने, एसआईटी की जांच बता दी है। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते और जो एसआईटी का निर्णय होगा वो सब जनता के सामने होगा। जो लोग चंपत राय को बहुत वर्षों से जानते हैं और उन्हें पर्सनली जानते हैं, वो इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं हैं कि चंपत राय खुद इस चोरी में शामिल हो सकते हैं या चंपत राय ने खुद इस पर कोई भ्रष्टाचार किया होगा या फिर चंपत राय को पता भी होगा कि ऐसा कुछ हो रहा है। वो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि चंपत राय भ्रष्ट भी हो सकते हैं। वो ये कहते हैं कि चंपत राय में 1000 कमियां हो सकती हैं, लेकिन वो चोरी नहीं करेंगे और भ्रष्टाचार का पैसा कभी नहीं लेंगे। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि चंपत राय ने अपने कुछ लोगों पर विश्वास किया हो, अपने कुछ करीबी नज़दीकी लोगों को मंदिर में उन्होंने नौकरी पर रख लिया हो, उनकी नियुक्तियां करवा दी हों और उन लोगों ने चंपत राय को धोखा दिया हो। इस जांच में चंपत राय का बयान बेहद महत्वपूर्ण है। हमने आपको बताया था कि 79 वर्ष के चंपत राय पर ही राम मंदिर के चढ़ावे की पूरी निगरानी की जिम्मेदारी थी और चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मचारियों की भर्ती भी चंपत राय के कहने पर होती थी। अब उनके बयान के आधार पर पुलिस इस मामले की सभी कड़ियों को जोड़ेगी, जिससे चोरी का पूरा सच अगर आज नहीं तो बहुत जल्दी पूरे देश के सामने आ सकता है। यूपी पुलिस ने आज एक आरोपी अनुकल्प मिश्रा की रिश्तेदार से इस चोरी के मामले में पूछताछ की और इस रिश्तेदार ने अनुकल्प मिश्रा पर लगे सभी आरोपों को गलत बताया। हमारा बच्चा जो है वो हर मंगलवार को सुंदरकांड भी करता है, बहुत पूजा पाठ में निष्ठा भी करता है
और उसका बहुत अच्छा संस्कार है। वो इस समय पढ़ाई कर रहा था, पता नहीं 2-4 महीने से कि 5 महीने से मैंने इतना मालूम है कि मंदिर में, राम मंदिर में वो काम करने लगा है। पता नहीं क्यों ऐसे हुआ। हमारे बच्चे को बहुत, समझ लो हमारे यहाँ कोई सब बहुत परेशान है। ऐसा था नहीं, पहली बात तो वो बहुत ही अच्छा। हम यहाँ तक कह रहे हैं पूरे गांव में वैसे लड़का नहीं होगा जिससे अंकल मिश्रा है। अगर आपने देखा होगा तो ये जो आरोपी हैं, 8 आरोपी जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इनके घर से, इनके घर की जो परिवार की महिलाएं हैं वो अब बाहर आ रही हैं, वो मीडिया से बात कर रही हैं। और ये महिलाएं आती हैं और सभी महिलाओं का एक ही कहना है कि हमारे, अगर उनके पति हैं तो पति या रिश्तेदार जो हैं, उन्हें एक षड्यंत्र के तहत निशाना बनाया जा रहा है और सभी ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। आज हमने आपको पहले भी ये बताया था कि इनमें से कई लोग ऐसे थे जिनका लाइफस्टाइल रातों रात बदल गया था। इन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली, नए नए मकान बनवा लिए, महंगे मोबाइल फ़ोन ले लिए, अच्छे बढ़िया कपड़े पहनने लगे, गाड़ियां ले ली। आज जो पुलिस है उसने चोरी के एक और आरोपी लवकुश मिश्रा के एक नए बन रहे मकान की जांच करने के लिए अयोध्या के एक इलाके में ये पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों ने दावा किया कि सिर्फ 3-4 महीनों में ही ये 2 मंजिला मकान बनकर तैयार हो गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि लवकुश मिश्रा की सैलरी जो है वो सिर्फ 20,000 रुपये प्रति महीना है और 20,000 रुपये प्रति महीना की सैलरी पर ये इतना शानदार मकान बनवा रहा था। तस्वीर आप देख लीजिए, आप मानेंगे कि किसी व्यक्ति की सैलरी 20,000 रुपया है एक महीने में और वो इतना बड़ा भवन अपने लिए बनवा सकता है अयोध्या में? आप देखिए, मतलब एक व्यक्ति ऐसा है जो साल में 2.5 लाख रुपए से भी कम कमाता है और उसने इतना बड़ा मकान बनवा लिया। अयोध्या के ही एक बैंक में लवकुश मिश्रा का खाता भी था और आज पुलिस इस बैंक में उसके अकाउंट की जांच करने के लिए भी पहुंची। हमारे यहाँ पे जो एक खाता मेंटेन था लवकुश जी का, उसे संबंधित था और वो जानकारी दे दी गई है पुलिस को। नहीं, अमाउंट वगैरह के बारे में कुछ नहीं है, वो स्टेटमेंट मांगने आए थे तो जानकारी दे दी गई है। तो एक एक करके पुलिस सारे आरोपियों के घर पहुंच रही है और उनके बैंक अकाउंट देख रही है, उनके घरों में जा रही है। एक दिन पहले ही यूपी पुलिस एक और आरोपी अविनाश शुक्ला के घर भी गई थी। वहां आरोपी के भाई ने कहा कि अगर अविनाश शुक्ला चोरी का दोषी पाया गया तो उसका अपना ही परिवार उसका साथ नहीं देगा। वो जांच वगैरह चल रही है, जांच चल रही है। अगर कोई गलती कोई किया होगा तो फिर वो जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम कोई भी हो शामिल हो जाए, क्योंकि मैं इस गलती में किसी के साथ नहीं खड़ा हो सकता। अगर कोई गलती किया होगा तो भुगते। ये राम मंदिर का मामला है, 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का मामला है, उनके विश्वास की चोरी हुई है और ऐसा कैसे हो सकता है कि इस पर राजनीति ना हो। इसलिए इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। आज अखिलेश यादव ने कहा कि छोटी मछलियों को पकड़कर बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश हो रही है, जबकि विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत पर ही इस मामले में एफआईआर हुई। लेकिन अब विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। मुझे खुशी है इस बात की कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ भी इस बात को जानते हैं कि छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, बड़ी मछलियों को छोड़ा जा रहा है। इसके लिए मैं अपने सभी प्रेस साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जिस समय ये घटना ध्यान में आ गई और ट्रस्टियों ने जो प्राथमिक जांच की थी वो जांच करके कुछ दोषी लोग देखे, 80 लाख रुपए रिकवर किए और इस प्राथमिक जांच के तुरंत बाद स्वयं होकर के मुख्यमंत्री जी को कहा कि एसआईटी बनाइए। तो ट्रस्टियों को से उठाया हुआ तीसरा कदम था, उसी दिन एफआईआर हुई। तो ट्रस्टीज ने एफआईआर में अपनी ओर से प्रार्थना की कि पूरे मामले और सब आरोपों की जांच करो। ये 4 कदम जो चारों पब्लिक डोमेन में हैं, यह दिखाते हैं कि ट्रस्टीज की भी बराबर की उत्सुकता है कि सत्य सामने आए।
अगर आपकी जियोपॉलिटिक्स में दिलचस्पी है, अगर आप डिप्लोमेसी में दिलचस्पी रखते हैं, भारत की विदेश नीति को और करीब से जानना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि अब हम प्रधानमंत्री मोदी की सेशल्स यात्रा को आपके लिए डिकोड करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिनों की इस यात्रा के बाद कुछ घंटे पहले ही भारत लौट चुके हैं। भारत से लगभग 4300 किलोमीटर दूर सेशल्स एक बहुत ही छोटा सा देश है जो कई द्वीपों को मिलाकर बना है और इसकी जनसंख्या सिर्फ 1,23,000 है। सोचिए, 1,23,000 जनसंख्या है सिर्फ इस छोटे से देश की। इतनी जनसंख्या हमारे भारत में किसी बहुत ही छोटे से कस्बे की होती है और बड़े शहरों में तो किसी मोहल्ले की हो जाती है, एक सेक्टर की, किसी बड़े शहर के एक सेक्टर की इतनी जनसंख्या होती है हमारे यहाँ। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा पर आपको 4 बड़े अपडेट्स देते हैं। पहला, दोनों देशों के बीच 9 समझौते हुए हैं। भारत ने सेशल्स को एक फास्ट पेट्रोल वेसल, 10 यूटिलिटी व्हीकल्स और 5 मॉडर्न आधुनिक बोट्स दिए हैं। भारत ने 1250 करोड़ रुपए का लोन भी सेशल्स को दिया है। इसके अलावा भारत ने 6 एम्बुलेंस, 500 मीट्रिक टन चावल, 8,500 मीट्रिक टन सीमेंट भी मदद के रूप में दिया है सेशल्स को। और अब भारत का यूपीआई सिस्टम भी सेशल्स में काम करना शुरू कर देगा। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। 29 जून 1976 को सेशल्स को ब्रिटेन से आज़ाद हुए। ये तब आज़ाद हुआ था 1976 में, और अब इसे 50 साल हो चुके हैं आज़ादी के। और इस मौके पर आयोजित इस समारोह की परेड में असम राइफल्स, भारतीय नौसेना और भारतीय नौसेना की मार्चिंग बैंड के जवान भी शामिल हुए। तो आप देखिए कि सेशल्स का स्वतंत्रता दिवस समारोह है, 50 साल उनकी आज़ादी को हो गए हैं, और इस मौके पर भारतीय नौसेना और भारत के जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने भी इस परेड में हिस्सा लिया, जिसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। तीसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने वहां की संसद को भी संबोधित किया, और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जब उन्होंने सेशल्स की संसद को संबोधित किया। और चौथा, प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे कहते हैं गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन, से सम्मानित किया गया। अब आपको प्रधानमंत्री मोदी की इस विदेश यात्रा की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। पहले आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए, जिसमें आपको हर रंग दिखाई देगा, और फिर इसका विश्लेषण करेंगे। हमारे स्नेहपूर्ण स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं राष्ट्रपति एर्मेनी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है, और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। My honor in bestowing upon Prime Minister Modi the honorary title Guardian of the Blue Horizon, a tribute to his exceptional leadership in sustainability, the blue economy and ocean governance. मैं इस सम्मान को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हुए उन सभी देशों को समर्पित करता हूं जो क्लाइमेट चेंज की चुनौती से लड़ रहे हैं। Few partnerships are built on foundations as deep, and few partnerships have grown with such a warmth, trust and goodwill. मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं, आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं, साथ साथ चले। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity.
ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं, आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं, साथ साथ चलें। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity. हमारे देश में विपक्ष के नेता ये सवाल पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स जैसे छोटे से देश में आखिर क्यों गए। तो दुनिया के मानचित्र पर इस देश की जो लोकेशन है वही उसे बहुत खास बनाती है। ये देश 115 छोटे बड़े आइलैंड्स को मिलाकर बना है और विक्टोरिया शहर इसकी राजधानी है। सिर्फ 1,23,000 की जनसंख्या वाले इस देश में लगभग 13,000 भारतीय भी रहते हैं। माहे इस देश का सबसे बड़ा द्वीप है और इसी द्वीप पर इस देश की लगभग 90% आबादी रहती है। इस देश का क्षेत्रफल लगभग 445 वर्ग किलोमीटर है, सिर्फ 445 वर्ग किलोमीटर, लेकिन इसका समुद्री आर्थिक क्षेत्र लगभग 14 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सेशल्स का कुल समुद्री आर्थिक क्षेत्र भारत की राजधानी दिल्ली के क्षेत्रफल की तुलना में लगभग 944 गुना ज्यादा है। यानी आबादी कम होने के बावजूद यह देश एक बहुत विशाल समुद्री क्षेत्र पर अपना अधिकार रखता है। सेशल्स अफ्रीका के पूर्वी तट से लगभग 1,500 किलोमीटर दूर हिंद महासागर के पश्चिमी भाग में है। आप दुनिया के नक्शे में देख सकते हैं कि सेशल्स कहां पर है। हिंद महासागर दुनिया के सबसे व्यस्त सी रूट्स में शामिल है और भारत का लगभग 95% समुद्री व्यापार हिंद महासागर के इसी रास्ते से होता है। सेशल्स हिंद महासागर में जिस जगह पर स्थित है उस रास्ते से यूरोप, पश्चिम एशिया और अफ्रीका से हजारों जहाज एशिया के अलग अलग देशों में जाते हैं। इसलिए भारत के इस देश के साथ अच्छे रिश्ते होने पर भारतीय जहाज़ों के लिए इस इलाके में आना जाना और आसान होगा और ज़्यादा सुरक्षित होगा। हर भारतीय जहाज़ सेशल्स के पास से नहीं गुजरता, ये सच है, लेकिन हिंद महासागर में किसी भी संकट या आपात स्थिति में इस देश में हमारे जहाज़ रुक सकते हैं या फिर उससे मदद ले सकते हैं। यानी कुल मिलाकर ये जो देश है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसके साथ अच्छे संबंध हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आजकल आप देखते हैं, जैसे हॉर्मूज़ को आप देख लीजिए, हॉर्मूज़ के रास्ते को कैसे ईरान ने एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर लिया। इसलिए ऐसे छोटे छोटे देश, ये रास्ते भी आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण होंगे और इस तरह से इस छोटे से देश की मदद से भारत इस विशाल समुद्री रास्ते पर एक बेहतर तरीके से अपनी नज़र रख सकता है और किसी भी खतरे से निपट सकता है। यानी सेशल्स से दोस्ती भारत के व्यापार और समुद्री सुरक्षा दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ज़रूरी है। पिछले 2 दशक में चीन ने हिंद महासागर के क्षेत्र में अपना प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ाया है और श्रीलंका, पाकिस्तान सहित कई देशों के बंदरगाहों और इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन ने बहुत ज़्यादा निवेश किया है। इस इलाके में जितने भी छोटे छोटे देश हैं, चीन चाहता है कि वो उसके प्रभाव क्षेत्र में आ जाएं। चीन इन्हें लोन देता है, पैसा देता है, इनके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, बंदरगाह बना रहा है ताकि ये चीन की टीम में शामिल हो जाएं। और ऐसे में भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत भी इनसे अपनी दोस्ती और संबंध बेहतर बनाए। चीन के प्रभाव को कम करने के लिए ही वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने सागर SAGAR यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इस नाम से एक नीति की शुरुआत की। इसका उद्देश्य हिंद महासागर में सभी देशों की सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित करना था। समय के साथ साथ भारत जो है इसमें और अपडेट करता चला गया और भारत को ये समझ में आया कि सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि इन देशों में विकास भी बहुत ज़रूरी है। और प्रधानमंत्री मोदी लगातार सेशल्स से अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। वर्ष 2015 में भी प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की यात्रा पर गए थे और उस समय 34 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इस देश की यात्रा की थी। इसी साल फरवरी में भी सेशल्स के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए थे और इस तरह से पिछले कुछ वर्षों में पश्चिमी हिंद महासागर में सेशल्स भारत का एक बहुत भरोसेमंद पार्टनर बन चुका है। थोड़ा सा आपको इतिहास भी बताते हैं। भारत और सेशल्स का इतिहास बहुत पुराना है, आज का नहीं है।
वर्ष 1770 में फ्रांस ने जब इस देश पर अपना कब्जा किया तो वहां भारत के भी 5 लोग बस गए थे। 19वीं सदी में ब्रिटेन के शासन के दौरान बिहार से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग सेशल्स जाकर बसने लगे। फिर 20वीं सदी से तमिलनाडु और गुजरात से भी 20वीं सदी में बड़ी संख्या में भारतीय व्यापारी और मजदूर सेशल्स पहुंचे। आज वहां की कुल आबादी में लगभग 10% लोग भारतीय मूल के हैं और इस देश के पूर्व राष्ट्रपति वेवेल रामकलावन, ये भी उनके जो पूर्वज हैं ये भी बिहार के ही रहने वाले थे। इसलिए भारत के साथ सेशल्स के जो संबंध हैं ये बहुत पुराने हैं। अब हम आपको भारत की एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में बताएंगे। आपको भारत की सड़कों पर लापरवाही से ड्राइविंग की 3 अलग अलग खबरें बताते हैं कि कैसे हमारे देश में लोगों के पास गाड़ियां तो आ गई, पैसा आ गया, इन लोगों ने बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली, SUV खरीद ली, लेकिन सलीका नहीं आया, अनुशासन नहीं आया। इन तीनों खबरों में एक समानता है और वो ये कि भारत में हाईवे और सड़क तेजी से आधुनिक और बेहतर हो रहे हैं, लेकिन लोगों का सिविक सेंस बेहतर होने की बजाय खराब होता जा रहा है। आजकल सड़क पर रॉन्ग साइड ड्राइविंग सामान्य सी बात है। कुछ लोगों को नियमों को तोड़कर सड़क पर स्टंट करने में बड़ा मजा आता है और कुछ लोगों के लिए सड़क ही सोशल मीडिया का एक स्टूडियो बन चुका है जहां वो शूटिंग करते हैं। हमारे देश में सड़क पर निकलना अब सिर्फ ड्राइविंग का मामला नहीं है, बल्कि ये इस बात की भी परीक्षा है कि सामने वाला इंसान कितना जिम्मेदार है। आप खुद ठीक से गाड़ी चला भी रहे हैं, लेकिन अगर सामने वाला नहीं चला रहा तो दुर्घटना होगी, क्योंकि सड़क पर आपकी जान सिर्फ आपकी ड्राइविंग पर निर्भर नहीं है, बल्कि कुछ अजनबी लोगों की समझदारी पर भी निर्भर करती है। 26 जून को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर सहारनपुर के पास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सभी हरियाणा के रहने वाले थे और ये हरिद्वार जा रहे थे। CCTV फुटेज आप देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेसवे पर एक कार शायद गलत दिशा में आगे निकल गई, उसे लेफ्ट जाना था और उसने बिना देखे गाड़ी को रिवर्स करना शुरू कर दिया, क्योंकि गलती से ये एक्सप्रेसवे से बाहर निकलने का अपना एग्जिट भूल गया। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार से एक दूसरी गाड़ी आती है और इस गाड़ी को टक्कर मार देती है और टक्कर मारने के बाद ये जो SUV है ये भी पलट जाती है। पहले आप पूरी ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखिए। ये जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है ये इसी साल अप्रैल के महीने में शुरू हुआ था। लगभग 210 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर कार की रफ्तार की जो अधिकतम सीमा है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है और दिल्ली से देहरादून पहुंचने में लगभग 2.5 घंटे लगते हैं। अगर आप इस सड़क से जाएंगे सिर्फ 2.5 घंटे। इस एक्सप्रेसवे के बनने से पहले दिल्ली से देहरादून जाने में 6 से 7 घंटे का समय लगता था, जो अब घटकर 2.5 घंटे हो गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोगों को अब ये 2.5 घंटे भी ज़्यादा लग रहे हैं। अब लोग इस 2.5 घंटे से भी कम में पहुंचना चाहते हैं देहरादून, और इसलिए अब उन्होंने और ज़्यादा जल्दबाजी मचानी शुरू कर दी है। अब आप सोचिए, ये एक्सप्रेसवे अभी अप्रैल में शुरू हुआ है और अब इस पर दुर्घटनाएं होनी भी शुरू हो गई। आज सड़क पर लोग इतनी तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं मानो उन्हें घर पहुंचने से ज़्यादा पृथ्वी लोक छोड़ने की जल्दबाजी हो। एक एग्जिट छूट जाने पर अगला एग्जिट लेने की बजाय लोग अपनी और दूसरों की जान को जोखिम में डाल देते हैं और फिर रॉन्ग साइड पर आते हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। ऐसे में यदि कोई गाड़ी अचानक से रिवर्स हो जाए या गलत दिशा से आने लगे, रॉन्ग साइड से आने लगे, तो पीछे से आ रही गाड़ी के ड्राइवर के लिए दुर्घटना को रोकने के लिए बहुत ही कम समय बचता है, शायद 1 सेकंड भी नहीं। और इस मामले में भी यही हुआ। हम अक्सर कहते हैं कि भारत में अच्छी सड़कें बननी चाहिए ताकि सफ़र आसान और सुरक्षित हो सके, लेकिन सवाल यह है कि अगर सड़कें बेहतर हो जाएं और सोच वही पुरानी रहे तो फिर क्या फ़ायदा। हमारे देश में नेशनल हाईवे पर हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें 60,000 से ज़्यादा लोगों की मौत होती है। 1.5 लाख लोग घायल हो जाते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि एक्सीडेंट्स और उनसे होने वाली मौत के मामले लगातार कम नहीं हो रहे, बढ़ रहे हैं।
भारत में सड़क दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी वजह सिर्फ खराब सड़कें नहीं, बल्कि जल्दबाजी, नियमों की अनदेखी और सिविक सेंस और अनुशासन की कमी है। और यही सोच हर साल हजारों परिवारों को बर्बाद कर देती है। तो पहले हम कहते थे सड़कें अच्छी नहीं हैं, गाड़ियाँ अच्छी नहीं हैं, ब्रेक नहीं लगते, पुराने ज़माने की गाड़ियाँ हैं। आज सड़कें शानदार हो चुकी हैं। लोगों के पास इतना पैसा आ गया है कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। लेटेस्ट दुनिया की गाड़ियाँ हमारे पास हैं जिनके अंदर लेटेस्ट फीचर्स हैं, और लोग इन्हीं गाड़ियों का अब दुरुपयोग कर रहे हैं, इन्हीं सड़कों का दुरुपयोग कर रहे हैं। और ऐसी सड़कों पर तो दुर्घटना होनी ही नहीं चाहिए थी। ये जो नई गाड़ियां आ रही हैं इनके अंदर इतने अच्छे सेफ्टी फीचर्स हैं, इसमें दुर्घटना होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अब दुर्घटनाएं कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। तो जब आप इस प्रकार एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चलाएं तो सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको कोई गलती नहीं करनी है, ये भी मानकर चलिए कि सामने वाला कभी भी गलती कर सकता है। हो सकता है वो अचानक ब्रेक लगा दे, बिना इंडिकेटर दिए लेन बदल ले, या फिर सामने से रॉन्ग साइड से आ जाए। इसलिए अपनी गाड़ी और सामने वाली गाड़ी के बीच हमेशा इतनी गुंजाइश ज़रूर रखिए कि अगर दूसरा ड्राइवर गलती करे तब भी आपके पास खुद को बचाने के लिए कुछ सेकंड का मौका तो ज़रूर हो। अब दूसरी तस्वीर देखिए। लद्दाख की पहचान उसकी खूबसूरत वादियाँ, बर्फ़ से ढके पहाड़ और झील हैं। इस साल मई तक 1,17,000 पर्यटक यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ टूरिज़्म का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। कुछ लोग लद्दाख की खूबसूरती देखने नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियोस बनाने के लिए यहाँ जाते हैं। महंगी एसयूवी खरीदकर पहाड़ों पर स्टंट करना, झील के अंदर गाड़ी चलाना और जंगल के जानवरों के बीच ऑफ रोडिंग करना अब कुछ लोगों के लिए एडवेंचर नहीं बल्कि दिखावे का, रील बनाने का एक जरिया बन गया है। और ऐसे लोगों के खिलाफ ही लद्दाख प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। वहाँ की मशहूर पेंगोंग झील और नुब्रा घाटी जैसे संरक्षित इलाकों में 4 पर्यटकों पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इन सभी पर 50-50 हज़ार रुपये यानी कुल मिलाकर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना वसूल करने से पहले सभी गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। जिन गाड़ियों पर कार्रवाई की गई इनमें 2 महिंद्रा थार थी, एक ह्युंडई क्रेटा थी और एक टोयोटा फॉर्च्यूनर थी। सब महंगी गाड़ियां हैं, एसयूवी हैं। इन सभी लोगों पर आरोप है कि जहां गाड़ी ले जाने की अनुमति नहीं है वहां इन्होंने जानबूझकर गाड़ी चलाई। जैसे एक थार गाड़ी को पेंगोंग झील के पानी के अंदर ले गए और स्टंट करने लगे। एक दूसरी फॉर्च्यूनर गाड़ी को एक दुर्लभ तिब्बती जानवर का पीछा करते हुए वहां प्रशासन ने पकड़ा। लद्दाख में पहली बार गलत तरीके से ऑफ रोडिंग करने पर इतनी सख्त कार्रवाई हुई है कि 2 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया। वहां के प्रशासन ने यह संदेश दिया है कि वहां टूरिस्ट का स्वागत है, लेकिन प्रकृति के साथ खिलवाड़ की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी। इसलिए आपसे भी हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको भी कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो उसे रोकिए, नहीं तो कम से कम उसकी वीडियो बनाकर सबूतों के साथ उसको रिपोर्ट कीजिए। अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको दिल्ली की तीसरी खबर दिखाएंगे, जहां एक यूट्यूबर जानबूझकर लड़कियों को सड़क पर मिलता है, उनकी गाड़ी में टक्कर मारता है और फिर वीडियो बनाता है ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिल सकें। इसकी कहानी ब्रेक के बाद। विकसित भारत का विकसित भारत। गुड़िया के पापा, राशन खत्म होने को है, तनख्वाह कब तक आएगी कुछ पता चला क्या? लो, नाम लिया, तनख्वाह हाजिर। बहुत बढ़िया। अभी भेजते हैं। ये लो चॉकलेट। खुश? भाभी जी 1200 हुए, कैश या खाते में लिख लो? डिजिटल पेमेंट। भारत करता है डिजिटल भुगतान। हर लेन देन अब है आसान। ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। पीएनबी, मेरा अपना बैंक। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो विजय हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर जेके टायर, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं। ये भाई साहब सब पचा देते, पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते।
मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ बचाओ। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead, high quality education in management, commerce and law. पापा, फीस ज्यादा है। बेटा, याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो कहाँ? एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विकसित भारत का विकसित भारत। अब सड़क की तीसरी तस्वीर देखिए। आजकल सोशल मीडिया पर कंटेंट और वायरल वीडियो की दौड़ खतरनाक बनती जा रही है। पहले सड़कें सिर्फ चलने के लिए होती थीं, अब कुछ लोगों के लिए ये एक स्टेज, एक स्टूडियो बन गई हैं जहां हर घटना को कैमरे में रिकॉर्ड करके व्यूज़ में बदला जाता है। दिल्ली पुलिस ने 32 साल के गुरमन सिंह नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, एक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ महिलाओं और लड़कियों को सड़क पर परेशान करने और उनकी बिना इजाज़त के उनके वीडियो रिकॉर्ड करने की शिकायत मिली थी। यह आरोपी एक यूट्यूबर है, इसका एक फेसबुक पेज भी है और इस मामले में 2 जून को एक शिकायत दर्ज हुई जिसमें एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि बाइक पर सवार 2 युवकों ने जानबूझकर उसकी नाबालिग बेटियों की स्कूटी को पीछे से टक्कर मारी, लड़कियों का पीछा किया और उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और उनकी बेटी के जो वीडियोस हैं उन्हें रिकॉर्ड कर लिया और आरोपी ने ये वीडियो रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। इसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में इस यूट्यूबर के खिलाफ FIR दर्ज की। दिल्ली पुलिस ने खुद ही ये वीडियो शेयर किया है। जो आप देख पा रहे हैं, ये आरोपी इस प्रकार के वीडियो बनाता था, इसलिए हम आपको ये वीडियो आज दिखा भी रहे हैं। पुलिस की जांच में इस आरोपी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के कई और दूसरे वीडियोस भी इसी प्रकार के मिले हैं। तो आप देखिए वायरल होने की कैसी होड़ लगी हुई है। सोशल मीडिया की दुनिया में आजकल वायरल होना कई लोगों के लिए एक जुनून बन चुका है। आजकल कुछ लोग कॉमेडी के नाम पर लगातार अश्लीलता फैला रहे हैं, महिलाओं और लड़कियों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं। इन लोगों की भाषा इतनी अश्लील है कि आप अपने परिवार के साथ बैठकर इनका कंटेंट देख नहीं सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि कॉमेडी के नाम पर हमारे देश के जेन ज़ी के दिमाग में जहर भरा जा रहा है, अश्लीलता भरी जा रही है और इनके कॉमेडी शोज़ के दौरान यही युवा तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं। आज कॉमेडी के नाम पर हमारे देश के जेन ज़ी के दिमाग में जो कंटेंट भरा जा रहा है, उससे ये लड़के या लड़कियां ना तो कभी अच्छे बेटे बेटियां बन पाएंगे, ना अच्छे जीवन साथी बन पाएंगे और ना ही कभी अच्छे माता पिता बन पाएंगे। ऐसे कंटेंट की वजह से आने वाली पीढ़ियां मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगी। आप कल्पना कीजिए, जो युवा इस तरह के भद्दे कंटेंट को देख रहे हैं, जो युवा ऐसे कंटेंट को बना रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या ऐसे लोगों के परिवार बहुत जल्दी टूट नहीं जाएंगे? क्या ये किसी भी परिवार में रहने के लायक हैं? कॉमेडी के नाम पर अश्लील टिप्पणी करने के बाद ये लोग पहले वायरल हो जाते हैं क्योंकि ये इनका बिजनेस मॉडल है और अब इन्होंने इस प्रकार के अश्लील कंटेंट को ही अपना बिजनेस मॉडल बना लिया है, जिससे ये सबसे पहले वायरल होते हैं, मशहूर होते हैं, फिर हमारे ही देश में कई OTT चैनल इन्हें अपने यहाँ प्लेटफॉर्म पर जगह दे देते हैं कि आप हमारे यहाँ शो कीजिए, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि इससे उनके OTT चैनल पर व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। इसलिए आज मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ। आप लगातार पिछले कई दिनों से ये देख रहे होंगे, हफ्तों से, कि कॉमेडी के नाम पर हमारे देश में कुछ लोग अश्लीलता फैला रहे हैं, हमारे देश की महिलाओं का मजाक उड़ा रहे हैं, लड़कियों के लिए आपत्तिजनक टिप्पणियाँ कर रहे हैं, परिवारों का मजाक उड़ा रहे हैं, माता पिता का मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे देश के जो संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अब आप सोचिए, इनमें से कोई भी एक लड़का अगर कभी आपके घर में आकर बैठ जाए तो आप अपने घर के बाकी सदस्यों को लेकर कितने असहज हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारी अपनी जेन ज़ी इनका सामाजिक बहिष्कार नहीं करेगी, जब तक हमारी अपनी जेन ज़ी
जब ये बाहर निकलेंगे कहीं भी, इनके सामने आकर इन्हें ये नहीं बताएगी कि हमें ये स्वीकार नहीं है, हमें ऐसी ओछी बात, अश्लील बात स्वीकार नहीं है, जब तक हमारे देश के परिवार इनका एक सामाजिक बहिष्कार नहीं करेंगे और फिर हमारे देश की जो सरकार है जब तक इनके खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लेगी, तब तक ये ऐसे ही हमारे परिवारों को, हमारे जेन ज़ी के दिमाग में जहर भरते रहेंगे और एक एक करके आप देखिएगा जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो टूटती चली जाएंगी। इसलिए इन लोगों से सावधान रहिए। अब एक और छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। विकसित भारत का विकसित भारत। दादू ये कौन सा प्लांट है? टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक। अभी करता हूँ। दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो विजय हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। देश का टायर, जेके टायर। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead, high quality education in management, commerce and law. ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। कैश है ना? भारत करता है डिजिटल भुगतान। हर लेन देन अब है आसान। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाए। तुझे कॉलेज का टाइम याद है? अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है। बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है। कहाँ से पता चलेगा? उद्गम से। RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ। ये तो बहुत आसान है यार। तो आज की चाय तेरी तरफ से। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विकसित भारत का विकसित भारत। तो अब आखिर में आपको हमारे आज के व्यूज़ बता देते हैं। हमारे टोटल डिजिटल लाइव व्यूज़ आज के हैं 5.4 मिलियन, मतलब 54 लाख व्यूज़ आज के इस एपिसोड को मिल चुके हैं, जिसका हम आपके लिए धन्यवाद कहना चाहते हैं, आपके विश्वास और इस प्यार के लिए। तो आज के हमारे व्यूज़ हैं 5.4 मिलियन। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वो अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता है। नमस्कार।